बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हमारे पास इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है? तो उनमें वाइब्रेशन जो है वो मोस्टली नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कॉज़ करती हैं और उनको एलिमिनेट करना होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को या इसी को समझने के लिए हम वाइब्रेशंस पढ़ते हैं, ठीक है? तो जो इनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, उनको हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उसकी होगी ये स्ट्रक्चरल फैटीग, ठीक है? स्ट्रक्चरल फैटीग हो गई है एक स्ट्रक्चर की, मतलब एक स्ट्रक्चर पे अपनी उम्र क्रॉस कर गया है या उस पे कोई अनडिज़ायर्ड लोड्स वग़ैरह आ जाते हैं, तो काफ़ी अरसे के लिए तो वो बिल्कुल आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें वाइब्रेशन अननेसेसरी वाइब्रेशन हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा नॉइज़ आपके पास आ जाती है, नॉइज़ रेडिएशन, ठीक है? इम्प्रॉपर ऑपरेशन वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना, तो ये कहाँ से आ एक सेकंड। अच्छा। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़े थे वाइब्रेशंस क्या होते हैं कि वाइब्रेशन इज़ अ मैकेनिकल फिनोमेना वेयर रेगुलरली operating regularly oscillating regularly oscillating and periodic motion repeats itself after a definite interval ठीक है तो इसकी एग्जांपल मैं क्या ले सकता हूँ लाइक स्विंगिंग ऑफ अ पेंडुलम ठीक है मेरे पास एक पेंडुलम है वो स्विंग कर रहा है ठीक है तो ये मेरे पास हो गई एग्जांपल वाइब्रेशन की या ऑसिलेशन की ठीक है सही है और उसके बाद अब जब मेरे पास ऑसिलेशन आ जाएगी ऑसिलेशन इज द रेपिटेटिव मोशन वेरिएशन ऑफ सम मेजर अबाउट अ सेंट्रल पॉइंट इसकी मेरे पास एग्जांपल में क्या आ सकता है मेरे पास एग्जांपल में वही सिंपल पेंडुलम आ जाएगा मेरे पास अगर गिटार स्ट्रिंग्स हैं ठीक है ऑसिलेशन ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग्स ठीक है सही है तो ये मेरे पास आ जाएंगे ऑसिलेशन की एग्जांपल्स ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड फिर आपके पास कुछ और इसमें कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं पीरियोडिक मोशन अ मोशन व्हिच नीड्स टू रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ठीक है तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन ठीक है ये सन के इर्द-गिर्द जो प्लैनेट्स आपके जो है ये जब रोटेट करते हैं तो मूवमेंट करते हैं तो ये एक इसकी एग्जांपल हो जाएगी क्योंकि ये वो मोशन है जो कि आपको जिस तरह पता है कि 365 डेज़ के बाद जो रोटेशन है वो अर्थ की अराउंड द सन कंप्लीट होती है जिसको हम साल कहते हैं तो एनी मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ठीक है इसी तरह घड़ी की एग्जांपल अगर आप ले लें क्लॉक की तो क्लॉक की मोशन भी पीरियोडिक है ठीक है घड़ी का जो और साइन जो है वो और क्लॉक और हैंड वो अपने टाइम पे रोटेशन कंप्लीट करता है सेकंड वाला अपने टाइम पे करता है और मिनट्स वाला अपने टाइम पे करता है ठीक है तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास उसकी ठीक है फिर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है पास एक बॉडी है ठीक है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ठीक है तो ये मेरे पास एक फिक्स्ड हमारे पास लाइन हो गया ठीक है मैं फिक्स्ड पॉइंट कह दें इसके अराउंड अगर एक बॉडी आपकी रोटेट कर रही है मोशन कर रही है तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल ठीक है बाकी हमने टाइम इंटरवल पढ़ा था फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ठीक है ये चीज़ें तो उम्मीद है कि आपको क्लियर होंगी फिर
नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी और नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हर एक बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, इवन जब वो रेस्ट पे हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, तो जो भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो एक खास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए हमारे पास के कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैं, इसको हम आज आगे देखेंगे मज़ीद उसमें with the help of figures and examples के number of degrees of freedoms को आप कैसे define कर सकते हैं। ठीक है, ये हाँ, ये बड़ा important था कि वाइब्रेटिंग सिस्टम के आपके पास 3 पार्ट्स आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज मास, ठीक है, स्प्रिंग एंड डैम्पर, MKC। मास स्टोर करेगा काइनेटिक एनर्जी, spring is used for storing potential energy, and damper is a mean with which energy is lost। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉडल है कि आप कैसे एक उसको मॉडल कर सकते हैं। मास को आप कैसे मॉडल करेंगे, स्प्रिंग को और डैम्पर को। आपको कोई भी एग्जांपल दे दी जाए, फॉर एग्जांपल कार की एग्जांपल हो, ठीक है, कार हो या आपके पास पेंडुलम हो या स्प्रिंग हो, ठीक है, या पेंडुलम हो, तो आपने उन सबको इस तरह के एक शक्ल में लाना है कि इसके बाद ही आया कि इस शक्ल में अगर वो आएगा तो उसके बाद ही आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, और जो वाइब्रेशन का कोर्स है इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस वगैरह और प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा थ्योरी रिलेटेड कोर्स कम है और प्रॉब्लम रिलेटेड कोर्स ज़्यादा है। ठीक है, बाकी ये स्टिफनेस को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स, तो K इज इक्वल टू F बाई एक्स, और डैम्पिंग को डिफाइन करते हैं इस तरह की हमने पिछली बार देखा था कि x डॉट हमारे पास होता है dx बाई dt, जैसे हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो C इज इक्वल टू F बाई एक्स। ठीक है, फिर जो सारे सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपके पास इस शक्ल में आ जाएगी। ठीक है, इवन आप देख रहे होंगे कि ये एक फोर्स बैलेंस है, मतलब ये एक फोर्स की इक्वेशन है, क्योंकि ये भी, इसको भी देखें तो ये भी एक किस्म का फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी एक फोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली इस इक्वेशन में आपका फोर्स बैलेंस हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है आपके पास फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब फ्री वाइब्रेशन आपके पास क्या है कि इफ सिस्टम after an initial disturbance is left to vibrate on its own, the ensuing vibration is known as a free vibration। ठीक है, no external force acts on the system, the oscillation of a simple pendulum is example of फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, कि फ्री वाइब्रेशन आपके पास वो वाइब्रेशन है कि जब आप एक सिस्टम को इनिशियल डिस्टरबेंस दे दें। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर लेट्स से कि मैं एग्जांपल लेता हूँ पेंडुलम की। ठीक है, कि मेरे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, इसको मैंने एक इनिशियल डिस्टरबेंस देनी है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इनिशियल डिस्टरबेंस दे दी। ठीक है, फर्स्ट टाइम बस। तो उसके बाद ये क्या करेगा कि ये अराउंड इट्स मीन पोजीशन ये एक ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, लेकिन इनिशियल डिस्टरबेंस के बाद मैंने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगा कि ये जो इसका मोशन है ये फ्री वाइब्रेशन में है। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा
ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि फोर्स्ड वाइब्रेशन आपके पास, ठीक है। Forced vibration, what is forced vibration? If a system is subjected to an external force, ठीक है, often a repeating type of force, the resulting vibration is known as forced vibration, ठीक है। If the frequency of the external force coincides with one of the natural frequencies of the system, a condition known as resonance occurs and the system undergoes dangerously large oscillations, ठीक है। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन की एग्जांपल अगर मैं इस पेंडुलम में लूँ तो पहले फ्री वाइब्रेशन के केस में मैंने यहाँ पर इनिशियल डिस्टर्बेंस एक दे दी थी, लेकिन जब मेरे पास फोर्स्ड वाइब्रेशन की बात आती है तो अब मैं यहाँ पर जब भी ये एक स्विंग कंप्लीट करता है मैं कोई खास किस्म का एक फोर्स है वो इसको देता हूँ। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ एफ ई। अब जब भी ये रोटेशन कंप्लीट करता है मैं इसको एफ ई फोर्स देता जा रहा हूँ और ये फिर उसके साथ तो वाइब्रेट किया जा रहा है, उस फोर्स के ज़रिए ये वाइब्रेट किया जा रहा है। अब वो पता है कि एक सिस्टम है, हर सिस्टम की अपनी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। हर सिस्टम की अपनी होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अगर कोई एक ये कोई जो फोर्स है एफ ई, ये अगर कोई एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ये इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस का हमारे पास एक वो आ जाता है कंडीशन। अब रेजोनेंस क्या है कि रेजोनेंस आपने देखा होगा कि अगर क्लास में एक बंदा ताली मार रहा है तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, तो जब 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे अगर तालियां मारे तो अचानक आवाज 3-4 की बजाय इस तरह लग रहा है कि 8-10 बंदे तालियां मार रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है जो आप यूज कर रहे हैं वो किसी न किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच हो जाता है और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से जो आउटकम हमारे पास आता है वो होता है कि हमारे पास डेंजरसली लार्ज ऑसिलेशंस होती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये वेव है, स्मॉल वेव, और एक हमारे पास है रिलेटिवली लार्ज वेव, ठीक है। अब अगर यहाँ पर इनकी इनकी अगर आपस में रेजोनेंस हो जाए तो ये जो एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे जो हमारे पास एक डिस्टेंस है ये आपस में ऐड होके ये इतना बड़ा वेव क्रिएट करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेजोनेंस से कितनी तबाहियाँ मचती हैं और रेजोनेंस को एलिमिनेट करना कितना इम्पोर्टेंट होगा में कि जब आप एक वाइब्रेशन के एस्पेक्ट से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब हमारे पास है फ्री वाइब्रेशंस में हमारे पास 3 किस्म की आती हैं। फर्स्ट वन इज द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस। When the particles of the body moves parallel to the axis of body, the vibration is known as a longitudinal vibration, ठीक है। ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। ये इस एक्सिस में है, ठीक है, और अगर पार्टिकल्स भी हमारे पास सेम एक्सिस में वाइब्रेट करें, ठीक है, या मूव करें पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ अ बॉडी, तो ये हमारे पास होगी लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर हो तो उसको हम कहेंगे, अगर इस डायरेक्शन में हो हमारे पास बॉडी और इस डायरेक्शन पार्टिकल्स ऐसे आए तो आपके पास ये होगा हमारे पास ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ठीक है। और थर्ड टाइप है हमारे पास कि when the particle of the body moves in a circle about the axis of a body, the vibration is known as torsional vibration, ठीक है।
ये मैं एक पत्थर को ले रहा हूँ और पत्थर को मैं एक एक्सेस में पत्थर को मैं अपने हाथ के अराउंड गोल गोल घुमा रहा हूँ, ठीक है, इस पत्थर को। तो ये मेरे पास आ जाएगी इन केस ऑफ टॉर्शनल वाइब्रेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास होता है क्या, अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो आपने उसका एम्पलीट्यूड कम करने के लिए आप डैम्पर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि ये डाई आउट हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये आपके पास अननेसेसरी होती है, ठीक है। तो इसको डाई आउट होना ज़रूरी है। तो उसको डाई आउट में आपका जो मेन किरदार जो है वो है इसका क्या कहते हैं, डैम्पर्स का। तो ज़रा इसको स्टडी करते हैं। इफ़ नो एनर्जी इज लॉस्ट और डिसिपेटेड in friction or other resistance during oscillation, the vibration is known as undamped vibration. अब अनडैम्प्ड वाइब्रेशन की मैं क्या एग्जांपल लूँगा कि मेरे पास एक वेव है और वो बिल्कुल मतलब कुछ भी लूज़ नहीं कर रहा, ना फ्रिक्शन हो रही है, ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, ना उसको कोई रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और उसको मैं कहूँगा अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। और ये जो है हमारे पास ये रियलिस्टिक नहीं होते हैं, ये अनरियल होते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में वो पता है कि हर चीज़ आपके पास वो हर चीज़ मतलब एनर्जी लॉस्ट करती है या फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसकी वजह से जब एनर्जी हमारे पास लॉस्ट होती है वाइब्रेशंस के केस में, तो उसको हम कहते हैं कि ये वाइब्रेशन हमारे पास डैम्प्ड वाइब्रेशन है, ठीक है, डैम्प्ड वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ये अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है, ये वाला, ये हमारे पास डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशन। अगर इफ ऑल द linear and non-linear vibration. If all the basic components of a vibratory system, the spring, the mass, and the damper behave linearly, thus resulting vibration is called linear vibration. If, however, any basic components behave non-linearly, the vibration will be called non-linear vibration. तो ये तो आपको नाम से जाहिर है कि लीनियर वाइब्रेशन क्या होगी, नॉन लीनियर वाइब्रेशन क्या होगी, ठीक है। अब अगर हमने एक यहाँ पे चीज़ आपको बता दूं, एक हमारे पास होगी लीनियर वाइब्रेशन, एक होगी नॉन लीनियर वाइब्रेशन, ओके। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो हम जब वाइब्रेशंस को भी कंसिडर करें तो हमारे पास इक्वेशन हमने ये देखना है कि हमारे पास जो फोर्स है और सारी फोर्सेस हैं उनका सम या तो ज़ीरो होगा या वो इक्वल होंगी एक्साइटेशन फोर्स के इक्वल, ठीक है। अब ये दो केसेस हैं, ये हमारे पास आएंगे अनडैम्प्ड वाइब्रेशन या सॉरी अनडैम्प्ड नहीं, ये हमारे पास आएंगे फ्री वाइब्रेशन के केस में। जब आपके पास कोई फोर्स ना हो तो आपके पास जो सिनेरियो होगा वो ये वाला होगा, और जब मैं इसको फर्दर वो करूँगा, ओपन करूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा mx प्लस के एक्स, सॉरी के नहीं सी, सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो या एक साइड पे 0 हो, बाकी साइडों पे आपको वो हो कोई वैल्यूज हो, मतलब वेरिएबल्स हो, तो ये आपके पास केस होगा
फ्री वाइब्रेशन का, ठीक है, सही है ये वाला। और जब आपके पास कोई फोर्स होगी, लेट्स से मैं इसको एफ ई कहता हूँ, एफ ई हम क्यों कहते हैं, इसको हम यूजुअली एक नाम देते हैं एक्साइटेशन फोर्स, एक्साइटेशन फोर्स, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको ये एक्साइटेशन फोर्स के नाम से देंगे, कुछ बुक में सिर्फ इसको एफ ई कहेंगे, तो आपको डिपेंड करते हैं। तो सेम इक्वेशन है यही वाली, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये एफ ई के इक्वल आ जाएगा। तो कुछ, तो ये आपके पास बेसिकली बन जाते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ये दोनों के पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाते हैं। तो फिर आपको इनमें एक्स के लिए यूजुअली सॉल्व करना होता है कि व्हाट इज एक्स। यूजुअली मास कांस्टेंट होता है, ये आपको पता होता है सिस्टम का, सी पता होता है, और के, सी डैम्पिंग कोएफिशिएंट, और के आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं दो और चीजें हमारे पास, एक है डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम वाइब्रेशन, ठीक है। अब डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन क्या होता है और रैंडम वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक वाइब्रेशन हमारे पास क्या है, इफ द वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्साइटेशन force or motion acting on a vibratory system is known at any given time, the excitation is called deterministic. The resulting vibration is also called deterministic vibration, ठीक है। जैसा कि पिछली स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास अगर फोर्स की वैल्यू या जो उसकी वैल्यू है वो आपको पता हो कि किस फोर्स के जरिए वो किस क्या फोर्स उसको एक्ट कर रहा है, और आपको टाइम भी पता हो कि एट एनी टाइम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, तो उस वाइब्रेशन को हम कहेंगे डिटरमिनिस्टिक वाइब्रेशन। जिस तरह नाम से जाहिर है कि हम डिटरमिन कर सकते हैं कि एट एनी पॉइंट वाइब्रेशन की क्या सिचुएशन है इसमें, और एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ठीक है। और कुछ हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास रैंडम वाइब्रेशन, उसमें हमारे पास ये होता है कि एक्साइटेशन इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम, ठीक है। आप नहीं बता सकते कि एट एनी पॉइंट क्या वाइब्रेशन है, क्योंकि वो रैंडम होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सर एक्साइटेशन फोर्स वो फोर्स होता है जो हम एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, सर उसको एक्साइटेशन फोर्स कहते हैं। जी बिल्कुल, आप जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर इनिशियल डिस्टरबेंस के अलावा, ठीक है। इनिशियल यस डिस्टरबेंस सर। तो आप हर एक को देंगे, फ्री के केस में भी देंगे और उसके केस में भी देंगे फोर्स की, लेकिन फोर्स के केस में आप इनिशियल के साथ साथ एक एक्सटर्नल फोर्स भी उस पर एक्ट करेंगे जो कि कॉन्स्टेंटली उस सिस्टम को डिस्टर्ब करता रहेगा, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे एक्साइटेशन फोर्स, या एक्सटर्नल फोर्स भी आप उसको कह सकते हैं, जो आप उसको मुनासिब समझे, ठीक है। यस सर, थैंक यू। वेलकम। ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगी डिटर्मिनिस्टिक की और यहाँ पर रैंडम की, ठीक है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक के केस में आपको आप एट एनी पॉइंट एक खास पैटर्न है, ठीक है। इसको आप किसी इक्वेशन के ज़रिए इसको आप मॉडल भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो रैंडम का है तो इसको आप कोई भी इक्वेशन इस पे नहीं अप्लाई कर सकते। ये रैंडम केस है, एट एनी पॉइंट आपको कोई भी मॉडल या कोई भी इक्वेशन नहीं बता सकता कि एट एनी पॉइंट क्या एक्साइटेशन हो, ठीक है। तो यूजुअली जो हमारा मोस्टली काम होगा तो वो डिटर्मिनिस्टिक या पीरियोडिक एक्साइटेशन से होगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है। ये हमने पिछले भी डिस्कस किया, अभी हम इसको ज़रा दोबारा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द मिनिमम नंबर ऑफ independent coordinates required to determine completely
the position of all parts of a system at any instant of time। ठीक है, अब जैसे कि आप इन सब केसेस में देख सकते हैं कि हमारे पास लेट्स से कि हम इस एग्जांपल को लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में हम यूजुअली जो एक ही कोऑर्डिनेट है वो हम यूजुअली मास के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही एक्स है, तो इसलिए मैं इसको कहूँगा कि ये मेरे पास सिर्फ एक ही एक्स है और एक ही डायरेक्शन है एक्स की, तो इट इज़ ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सिमिलरली जब हम टॉर्शनल सिस्टम की बात ले लेते हैं तो सिर्फ मेरे पास एक ही एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर, और उसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो एक ही मेरे पास क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सही है। सिमिलरली स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में आप यहाँ पे आपका एक्स ये बन जाता है मीन पोजीशन से आगे। ठीक है, अब ये यूजुअली ये तो बेसिकली आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि ये या तो आप इसको एक्स की फॉर्म में लेंगे या थीटा की फॉर्म में, क्योंकि ये एक ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है एक्स, उसके इर्द गिर्द ये सिस्टम जो है मूव कर रहा है। ठीक है, कोई और आपके पास वो नहीं आ रहा, कोई और आपके पास एक्स नहीं आ रहा या कोई और आपके पास थीटा नहीं आ रहा, तो आप उसको क्या कहेंगे, दिस इज ओनली सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, सर ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का बेसिकली ये मतलब है कि कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम उससे साथ एसोसिएटेड नहीं है। अब जिस तरह की ये एग्जांपल आप देखें, अब यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर स्प्रिंग यहाँ पे स्प्रिंग है, ये यहाँ पर एक गाड़ी है। ठीक है, एक कार्ट है। अब ये इससे आगे मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये मेरे पास एक कार्ट है, आगे मेरे पास एक सेकंड कार्ट है। ठीक है, तो अब ये जो है ये वाला जो मैं इसको x1 कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ x2। ठीक है, अब ये जो x1 है ये वाला, ये अपने उसके इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, अपने डिस्टरबेंस के इर्द गिर्द ये आगे पीछे होगा, और ये जो x2 है वो अपने एक्सिस के आगे पीछे होगा। और x1 जो है वो x2 पे डिपेंड नहीं करेगा, x2 x1 पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी x1 जो है वो x2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, x2 अपना आगे पीछे हो रहा है, लेकिन x1 जो है वो x1 पे अपना फोर्स लग रहा है, वो उसके जरिए आगे पीछे होगा। तो जब भी ऐसे सिस्टम में कंपोनेंट्स हों आपके पास जो कि एक खास फोर्स से अपने ही इर्द गिर्द आगे पीछे हो रहे हैं और दूसरे पे डिपेंड ना करे, दूसरे किसी चीज पे सिस्टम के, तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, और उससे हम डिफाइन करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब यहाँ पर यस सर। हाँ, यहाँ पर एक डिस्क है, ऊपर जो है मैं एक और डिस्क अटैच कर दूं और वो किसी और उसके साथ अटैच हो, आपके क्या कहते हैं और इस सपोर्ट के साथ, तो जो थीटा 1 होगा वो इसके थीटा 2 पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस पे फिर हम कह देंगे कि ये अब सिंगल नहीं है, अब ये इसमें 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो गया है। ठीक है, यस सर। और सर इसमें क्वेश्चन ये है कि हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि इसमें तो हमने ये पढ़ा था पहले कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स वाई जेड, और इसी तरह इसके ऑपोजिट जो 3 एक्सिस हो गए तो इसको हम फिर कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो सर यहाँ पर हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये एक्स जो डिस्टेंस है इसको हम लेंगे। हाँ, कभी कभी आप डिस्टेंस को लेंगे। ठीक है, एक्स में भी और वाई में भी, और कभी कभी आप रोटेशन को भी कंसिडर करेंगे जहां पर एक्स का कोई काम नहीं है। अब जिस तरह के यहाँ देख लें इस सी वाले सिस्टम में, इस टॉर्शनल सिस्टम में, यहाँ पर एक्स का काम नहीं, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा आगे पीछे, ये अपनी जगह पे स्टिल है, लेकिन सिर्फ ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कुछ कोर्सेज के लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं, एक्स वाई जेड, और वो रोटेशन होती है तीनों, अल्फा बीटा गामा जो भी आप कह रहे हैं। और कुछ केसेस में आपके पास ये भी होगा कि इधर आपके पास
एक आपके पास शायद इस तरह का सिस्टम हो और जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, और एक आपके पास सर्कुलर सिस्टम हो जो कि अपने एक्सिस के अराउंड थीटा वो कर रहा हो, और ये अगर अलग अलग हो तो आप इसको कहेंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों? क्योंकि ये अपना वो कर रहा है और ये अपना वो काम कर रहा है। तो इस केस में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसे डिफाइन करेंगे जब आप वाइब्रेशन सिस्टम को की इक्वेशंस वगैरह या मॉडल वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है सर जी, थैंक यू। वेलकम मोस्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्लियर। नेक्स्ट क्या है? हाँ, अब वही आ गया है आगे कि आपके पास अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो वो कैसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होगा? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में वही आपके पास एक x1 आ गया है, एक x2 आ गया है, ठीक है। और पहले अगर हमारे पास एक डिस्क रोटेट कर रहा था, अभी 2 डिस्क हो गए, ठीक है। तो θ1 और θ2 आ गया, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, सही है। यहाँ पर क्या आ गया है कि यहाँ पर अब एक मास है जो कि अपने आगे पीछे हो रहा है एक्स एक्सिस में, और दूसरा वो क्या कर रहा है कि वो इस पेंडुलम को भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो पेंडुलम जो है वो भी इस तरह आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मेरे पास हो गया और दूसरा मेरे पास एक्स हो गया, ठीक है। और अगर आप x को ना लेना चाहें कोऑर्डिनेट तो आप इसमें y को भी ले सकते हैं और थीटा को भी, लेकिन ये x, थीटा और y एक ही सिस्टम के हैं, ठीक है। तो आपने एक ही सिस्टम से एक ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपने सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ से मैं x करता हूँ और यहाँ से भी मैं x करता हूँ तो फिर मेरे पास ये कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा, ठीक है। या x ले लें, एक सिस्टम से x ले लें, एक सिस्टम से थीटा ले लें, या एक सिस्टम से x ले लें, एक से y ले लें, या एक से x ले लें, या दूसरे से स्मॉल x ले लें, तो तब भी आपका मॉडल बिल्कुल ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा अवेलेबल है और किस किस को सॉल्व करना आपके लिए मुनासिब है या ईजी है। सेकेंड, अगर आप अब हम चले आते हैं यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जानिब। अब सिमिलरली इधर आ गया x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, ये मेरे पास यहाँ पे θ1, θ2, θ3, ठीक है। आपने 3 डिस्क लगा दी हैं। अब यहाँ पर आपने 3 बार्स ले लिए हैं, जिस तरह के एक रोबोट आर्म की एग्जांपल आप ले लें, ठीक है। उसमें मेरे पास ये 3 बार्स आ गए हैं, तो हर 3 बार का जो मूवमेंट है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है तीनों। तो x1, x2, x3, θ1, θ2, θ3, y1, y2, y3। तो आप मतलब इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन लेके आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सिस्टम की तरफ। डिस्क्रीट बेसिकली वो चीज़ होती है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 4 बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं, तो मैं काउंट कर सकता हूँ, वो फाइनाइट होती हैं। कंटिन्यूस वो चीज़ें होती हैं जो कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास इनफाइनाइट है, या जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता, जो मेरे पास लातादाद है, ठीक है। तो systems with a finite number of degrees of freedom are called discrete or lumped parameter systems, ठीक है। या तो मैं इसको डिस्क्रीट कह सकता हूँ, या दूसरा नाम इसका है लम्प्ड पैरामीटर सिस्टम्स, ठीक है। डिस्क्रीट पैरामीटर सिस्टम और लम्प्ड, एंड दोज विद एन infinite number of degrees of freedom are called continuous or distributed system, ठीक है। जब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास एक डिस्क्रीट सिस्टम है। जब आपके पास कंटिन्यूअस होंगे तो आप कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। A large number of practical systems can be described using a finite number of degrees of freedom,
such as simple systems shown in the figures below. तो अगर आप इन फिगर्स को देख लें तो ये सारे जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किए हैं ये सारे आते हैं डिस्क्रीट सिस्टम के अंडर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइनाइट हैं, आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं कुछ ऐसे सिस्टम की जो कि आपके पास नॉन डिस्क्रीट हैं या कंटिन्यूस हैं। तो some systems, especially those involving continuous elastic members having an infinite number of degrees of freedom, ठीक है। तो अगर आप इसको इमेजिन करना चाहें तो एज अ सिंपल एग्जांपल consider the cantilever beam shown in the figure below. Since the beam has an infinite number of mass points, we need an infinite number of coordinates to specify its deflected configuration. The infinite number of coordinate defines its elastic deflection curve. Thus, the cantilever beam has an infinite number of degree of freedom. ठीक है। अब कैंटिलीवर बीम आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास एक साइड पे सपोर्ट हो और दूसरी साइड पे कोई सपोर्ट ना हो, आप इसको फोर्स दें तो इसमें एक बेंड आ जाता है, यूं जिस तरह कि आपको इस फिगर में बताया हुआ है। अब कैंटिलीवर बीम को जब हम मॉडल करते हैं तो इसके इन्फिनिट आपके पास फ्रीडम, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है और जब आप इस पे लोड लगाते हैं तो लोड थ्रू आउट द सिस्टम ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस पे, ठीक है। जब आप इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाते हैं, ठीक है, तो जब हम इस पे लोड लगाते हैं तो लोड थ्रू आउट द सिस्टम मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मेरे पास मल्टीपल मास पॉइंट्स आ जाते हैं और हर पॉइंट की अपनी डिफ्लेक्शन होती है। यहाँ से इस टूवर्ड्स फ्री एंड जो है इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और हर एक की अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन। ये वो इतने लातादाद है कि ये एक इन्फिनिट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसलिए इसको हम कहते हैं कि कैंटिलीवर बीम जो है हमारे पास ये एक कंटिन्यूअस सिस्टम की हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सही है। तो अब ये है कि हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो most human activities involve vibration in one form of or another. For example, we hear our eardrums because our eardrums vibrate, and see because light waves undergo vibration, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं वो उनमें वाइब्रेशन इन्वॉल्व होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। हम सुनते क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो ईयर ड्रम्स हैं वो बेसिकली वाइब्रेट करते हैं, जो हमारे कान के पर्दे हैं ये वाइब्रेट करते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। और हम देख क्यों सकते हैं? क्योंकि हमारे जो लाइट वेव्स हैं वो भी अंडरगो करते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। बेशक वो किसी भी फॉर्म में अंडरगो करते हो, लेकिन वो हमारे पास अंडरगो करते हैं। ब्रीथिंग भी हमारे पास एसोसिएटेड है वाइब्रेशन ऑफ लंग्स, एंड वॉकिंग आल्सो इन्वॉल्व्स पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन ऑफ लेग्स एंड हैंड्स। आप हाथ और पाँव के खास मोशन से ही वॉक आप करते हैं। जब भी आप वॉक करते हैं तो आपका जो बॉडी है वो एक ऑसिलेटरी मोशन फॉलो करती है। वी स्पीक ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन ऑफ टंग, ठीक है, आपकी जुबान भी ऑसिलेटरी मोशन फॉलो करती है। मोस्ट प्राइम मूवर्स हैव वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स ड्यू टू द inherent unbalance in the engines. The unbalance may be due to faulty design or poor परफॉर्मेंस। तो जो बहुत सी जो हमारे पास इंजन्स होते हैं गाड़ियों के, तो उनमें कुछ आपके पास वाइब्रेशन के इश्यूज आते हैं। वो बेसिकली एसोसिएट हम करते हैं उसको या फॉल्टी डिज़ाइन से या पुअर परफॉर्मेंस से।
Naturally, the structures that are designed to support heavy centrifugal machines like motors and turbines, or reciprocating machines like steam and gas engines and reciprocating pumps are also subjected to vibration. ठीक है, आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स है, मतलब जो अपने जो रोटेट करती हैं, जिन पे ब्लेड्स जैसे मोटर हो गए, टर्बाइंस हो गए, या के पास रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स हो गए, स्टीम इंजन जिसमें आपका जो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन कर रहा होता है, जैसे स्टीम इंजन और टर्बाइन इंजन में आपका जो पिस्टन है फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन कर रहा होता है, या रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आपके पास हो गए, उनमें भी आपके पास वाइब्रेशंस होती हैं. तो in all these situations, the structure or machine component subjected to vibration can fail because of material fatigue resulting from cyclic vibration of the induced stress. तो बेसिकली कहना यही चाहते हैं यहाँ पे हम कि कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर या कंपोनेंट हो जिसमें हमारे पास वाइब्रेशन हो, वो फेल हो सकती है. क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन कैन लीड टू मटेरियल फटीग रिजल्टिंग फ्रॉम साइक्लिक वेरिएशन. मतलब हमारे पास साइक्लिक लोडिंग होगी वाइब्रेशन के जरिए, और इसकी वजह से स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे, और जब आपके पास स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं तो फिर आपके पास अगर इंटरनल स्ट्रेसेस आते हैं तो आपके पास बॉडी जो है वो फेलियर की तरफ जाती है, कोई भी बॉडी हो या कोई भी मशीन. तो मोस्टली जो आपके पास पार्ट्स होते हैं, मशीन पार्ट्स, उनकी जो वेयर एंड टेयर होती है, बेयरिंग हो गया, गियर हो गया, ठीक है, वो उनमें वाइब्रेशन होता है, और जब उनमें वाइब्रेशन उनकी वेयर एंड टेयर शुरू कर दे तो वो ज़्यादा नॉइज शुरू कर देती है. तो उससे हमें पता चल जाता है कि फलाना बेयरिंग है या फलाना गियर है, उसमें कोई ना कोई इशू आ गया है, या वो अपनी लाइफ पूरी कर गया है, या वाइब्रेशन उसमें इतनी ज़्यादा हो गई है ड्यू टू सम रीज़न कि वो अपना काम सही तरह अंजाम नहीं दे रहा, और उसकी वजह से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी एक अपनी नॉइज़ उसकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. Vibration also causes fasteners such as nuts to become loose. अब देखते होंगे बहुत से कंपोनेंट्स में नट्स वगैरह जो हैं वो लूज हो जाते हैं अक्सर, तो ये भी it is also one of the reason is vibration. In metal cutting process, vibration can cause chatter which leads to poor surface finish. In many engineering systems, a human being acts as an integral part of the system. The transmission of vibration to a human being results in discomfort and loss of efficiency. ठीक है, ये यहाँ है कि ह्यूमन बीइंग जो है, तो वाइब्रेशंस का जो इफेक्ट है तो वो ह्यूमन बीइंग्स पर भी पड़ता है. रिजल्ट्स इन डिस्कम्फर्ट एंड लॉस ऑफ एफिशिएंसी. ठीक है, मतलब जो अगर हम वाइब्रेशन से, किसी चीज़ की वाइब्रेशन से यूजुअली हम पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, और कुछ केसेस में मतलब हमारे पास पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं वाइब्रेशंस की. जैसे कि आपके पास कोई सिस्टम ले लें आप, MRI ले लें, मैग्नेटिक रेजोनेंस आगे जो भी है, ठीक है, MRI, तो उसमें वाइब्रेशन जो है वो बहुत यूजफुल है, क्योंकि वाइब्रेशन ही के ज़रिए आपके पास वो इमेज आएगी जिसमें डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़लज़ला हो गया, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन आती है, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है. उसकी वजह से हमारे लॉस वगैरह हो सकते हैं, और कोई नुकसान वगैरह हमारे आ सकता है. ठीक है, vibration of instrument panel can cause their malfunction or difficulty in reading the meters. ठीक है, thus one of the important purpose of vibration study is to reduce vibration through proper design of machine and their mountings. तो वाइब्रेशन को की स्टडी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप वाइब्रेशन को स्टडी करके ही वाइब्रेशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं इन एनी सिस्टम, इन एनी मशीन, और उसके जो डिज़ाइन का फेज़ है उसमें आपको वाइब्रेशन की जो कंसिडरेशन है वो करनी पड़ेगी. ठीक है, जब भी आप कोई मशीन डिज़ाइन करते हैं, जब भी कोई कंपनी कोई मशीन डिज़ाइन करती है, तो उसमें ये जो आपके पास वाइब्रेशन का एलिमेंट है वो इसको भी कंसिडर करती है. ठीक है, मतलब अगर कोई बेयरिंग है या कोई नट है, बोल्ट है, तो उसकी माउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए. बेयरिंग का जो डिज़ाइन है, बेयरिंग लूज़ ना हो,
फलानी चीज़ लूज़ ना हो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों में भी जो है ना आप वाइब्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? In this connection, the mechanical engineer tries to design the engine or machine so as to minimize unbalance, ठीक है? While the structure engineer tries to design the supporting structure so to ensure that the effect of imbalance will not be harmful. तो जब भी मैकेनिकल इंजीनियर या स्ट्रक्चर इंजीनियर अपना काम करता है तो वो अपने जो भी वो बना रहा होता है तो वो कोशिश करता है कि इसमें वाइब्रेशन कम से कम हो और जो भी इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वाइब्रेशन आए वो इतने हार्मफुल ना हो। तो इसके लिए प्रॉपर जो है वो स्टडी करनी पड़ती है, उस डिज़ाइन को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है? उसमें हमने कंसिडर करने होते हैं कि को किस तरह के फोर्सेस इसके लिए है हार्मफुल हैं और वो जो है नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, ठीक है?